नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चुनावी मशीन हैं। जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है वो चुनाव विनिंग मशीन बनते चले गए और जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ वो 5 साल सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते रहते हैं और अगर जिस राज्य में उनकी सरकार होती है तो फिर उसको सस्टेन करने के लिए वो लड़ते रहते हैं। अगर सफलता की दृष्टि से आप देखें तो मुझे लगता है चुनावी सफलता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं है। लेकिन पिछले 11 साल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब नरेंद्र मोदी जी किसी न किसी वजह से चर्चा में ना रहते हों। चाहे वो चर्चाएं उत्पन्न की जाती हों, चाहे वो चर्चाएं स्वयं उत्पन्न हो जाती हों, लेकिन मोदी जी चर्चा में रहते हैं। चाहे उनका नॉन बायोलॉजिकल होना हो और चाहे परमात्मा से सीधा उनका संवाद हो, हर तरीके से मोदी जी ने खुद को इस दुनिया से में आगे रखा है खुद को। अब एक नई बात पता चली है दोस्तों, और नई बात यह है कि 3 दिन की जो राष्ट्रीय इनकी कार्यकारिणी की बैठक होती है बीजेपी की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी वॉशरूम भी नहीं जाते हैं। अब चूँकि डॉक्टर साहब सतीश त्यागी जी एक अच्छे वैद्य भी हैं और पॉलिटिकल वैद्य भी हैं, तो आज चर्चा करते हैं कि मोदी जी में ये जो अदम्य ताकत आई है ये कैसे, मतलब, और क्या वो सच में उन्होंने अपना नॉन बायोलॉजिकल होना प्रूव कर दिया है, या फिर देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये इतनी ज़रूरी बात का रहस्य उद्घाटन देश के सामने इतना लेट क्यों किया एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए। इस बात के तो रिसर्च होनी चाहिए थी कि पूरे देश में इनमें क्लिनिकल रिसर्च का ये विषय था, तो इसका रहस्य उद्घाटन तो अमित शाह जी को बहुत पहले करना चाहिए था। और जिस उम्र के दौर पे मोदी जी हैं उस दौर में बुज़ुर्गों में ज़्यादा, मतलब, उनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर, आप भी अपने विचार ज़रूर रखना। सर जी, वॉशरूम जाते हो कि नहीं जाते हो? देखिए मैं तो एक सामान्य प्राणी ये वैसा ही सवाल है, आम खाते कैसे खाते हो? और हर सामान्य प्राणी जो आम तरीके से भोजन खाता पीता है, पानी पीता है, तो उसमें एक जीवन का एक कर्म है, वो होता ही है स्वाभाविक रूप से। उसमें आप खुद तो निर्णय ले नहीं सकते कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। आयुर्वेद में 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं, जैसे छींक आना, खांसी करना, है ना, वो पेशाब को रोकना, शौच की प्रवृत्ति आ रही तो उसको रोकना, इस तरह से 13 चीज़ें हैं, 13 वेग हैं। 13 वेग हैं। तो इनको आयुर्वेद ये कहता है कि धारण नहीं करने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो इसको तभी निपटा दो, अन्यथा आपके शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है, इसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं। बल्कि मुझे ध्यान आता है कि जब मैं 1984 में दिल्ली के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो वहाँ एक अजीब टेक्निक अपनाते थे। जिनको पेशाब नहीं आता था ना, तो वो टूटी खोल देते थे उसके सामने, और ये 100% कारगर है ना। तो मुझे तब पता चला था उस समय कि ये भी एक तरीका है। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब 100% कारगर है जी। और वैसे भी आप जीवन में आकर देखो, आप खेत की साइड में जाओ, वहाँ पर पंपिंग वो चल रहा हो, पंप चल रहा हो और पानी उससे निकल रहा हो, या पानी का कहीं प्रवाह आ रहा हो, तो सामान्य रूप से इस तरह की अर्ज पैदा हो जाती है देख के। तो आपने कहा कि मैं भाई पॉलिटिकल डॉक्टर भी हूँ और वैसा भी डॉक्टर हूँ, तो पहले मैंने डॉक्टरी की बात कर ली, लेकिन दुर्भाग्य ये है इस विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक्चुअल में क्या है कि जब आपके पास विषय ख़त्म हो जाते हैं ना, एक्चुअल में मुझे लग रहा है एक तो पॉडकास्ट था वो लंबा, उसमें बहुत तरह के प्रश्न हुए होंगे और अमित शाह जी ने जवाब दिए होंगे, तो कई बार वो आदमी को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी प्रशंसा में ये कह दिया कि वो कितनी देर तक बैठक चलती रहे वो वॉशरूम नहीं जाते। तो एक तो ये दुष्प्रचार हो रहा है कि वो 3 दिन तक नहीं गए या नहीं जाते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक जैसे सत्र होते हैं ना कार्यकारिणी की मीटिंग के, अधिवेशन के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, ढाई, 3 घंटे का सत्र होगा। तो अगर आप पहले निवृत्त होकर आए हैं तो मुझे नहीं लगता 2.5-3 घंटे तक या 4 घंटे तक स्थिति पैदा होगी। तो ये तो हर सामान्य आदमी के साथ होता है, इसमें ऐसा विशेष क्या है।
जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 80 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुआ हो। ये शब्द जो है ना, ये बड़े अजीब से शब्द हैं, और इससे अमित शाह का जो स्तर है वो गिरता है। और वो अपना स्तर तो गिरा रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री का स्तर भी गिरा रहे हैं, खुद का भी गिरा है। देखिए शुरू में हमें पता चला था कि जो आए थे मोदी जी, कि वो नवरात्रों में केवल नींबू पानी पीते हैं, 9 दिन कुछ नहीं खाते रह रहे थे। हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलती रही उनके व्यक्तित्व के बारे में। और 80 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में ये भी तय है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने बारे में इस तरह के रहस्य उद्घाटन नहीं किए कि वो कितना काम करते हैं, कितने घंटे सोते हैं, और कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, और भोजन में वो क्या खाते हैं, खुद प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा। लेकिन भाई ये तो मोदी युग तो एक नए, जैसे कलयुग की शुरुआत होती है, सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, ऐसी ये मोदी युग है। तो इसके जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, वो अलग किस्म की हैं। ये खैर कह के इन्होंने एक और नया इशू उठा दिया कि जाते, अब लोग कह रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल नेस नहीं जाते। और मैंने भी अपनी एक पोस्ट पर लिख दिया था कि उनकी शायद पौरुष ग्रंथि बहुत मजबूत है। वैसे कहते हैं कि सर अगर बाथरूम का वेग अगर रोकते हैं तो गदूद हो जाते हैं, ऐसा है? हाँ, अच्छा। तो उनके जो कुछ चाहने वाले हैं वो मुझसे इसलिए खफा हो गए, उन्होंने पौरुष शब्द का अर्थ कुछ और निकाल लिया, जबकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड को, हाँ, उसको हिंदी में ये कहते हैं। और उसका इस उम्र में उसका सबसे बड़ा रोल रहता है, जैसे गुदूद फूल गए ना, और ये प्रोस्टेट ही है। तो मैंने सिर्फ यही कहा था कि भाई इससे अच्छा लगता है उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड फंक्शन कर रही है प्रॉपरली, लेकिन वो चाहने वाले भक्त जो हैं इस पर भी उनको दुविधा होगी। तो ये चीज़ उनको पहले निपटा लेनी चाहिए अपने अंदर ही। और एक जैसे अभी देखा ना कि एक कोई है मध्य प्रदेश के प्रभारी है कहाँ के, वो एक ट्रेनिंग सेशन करा रहे थे कि जब मोदी जी आएंगे तो ऐसे लोग खड़े होंगे, ऐसे तालियां बजानी है, ऐसे नारे लगने हैं। तो ऐसा ही कोई एक संहिता इस टाइप की कोड ऑफ कंडक्ट होना लागू होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे वो मतलब अपनी जो प्राकृतिक उनकी क्रियाएं हैं उनके लिए कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता। और आप देखेंगे ये कोई विशेष बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों और वो अगर मीटिंग में बैठ गए तो कई बार घंटों ध्यान ही नहीं आता, कौन बार चर्चाएं गंभीर है, अल्लाह सर अंटिल उसे कोई बीमारी ना हो। अब सवाल ये कि कई बार प्रधानमंत्री सदन में सत्र चल रहा होता है और वो उठ के चल देते हैं, इसका क्या स्पष्टीकरण है, क्या क्लैरिफिकेशन है, वो कहाँ जाते हैं? अगर उठने का संबंध केवल इसी चीज़ से है कि वो अपनी जो नेचुरल अर्जेज है उनको ही निपटाना है, तो तब वो क्या करने जाते हैं? क्योंकि बीच में वो उठ लेते हैं कई बार। तो अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि उस समय क्या वो कोई फ्रेश होने जाते हैं, क्या स्थिति है? तो इतनी बाहियात किस्म की बात है जो ये विषय छेड़ के बैठ गए यार। इतनी व्यक्ति पूजा, इतना पर्सनैलिटी कल्ट कहाँ तक चलेगा? कोई अर्थ है इन बातों का? इसमें सर मुझे लगता है कि बीजेपी जैसे उनको महामानव सिद्ध करने की जो एक होड़ बीजेपी में चली हुई ना, उसने ना पदों की गरिमा गिरा दी है जी, और कोई बात नहीं है। और ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत काम करते हैं, काम करना ही चाहिए, करने के लिए तो बिठा रखा है उनको वहाँ पे। भैया प्रधानमंत्री क्यों है? वो इस देश को आगे ले जाने के लिए तो हैं। लेकिन उनका जो महिमा मंडन हो रहा है, जिस स्तर पे हो रहा है, जैसे पीछे राजनाथ ने कहा कि 2047 तक वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद की, तो पीछे उनको नॉन बायोलॉजिकल बना दिया सबने। तो इतना मतलब एक व्यक्ति को अगर देश से इतना बड़ा बना दिया जाए तो फिर उसका नुकसान देश में होता है सर। धर्मेंद्र, ये जो महिमा मंडन वाली बात है ना, इसका संकेत प्रधानमंत्री खुद करते हैं। खुद वो अपने बारे में ऐसी बातें करते हैं तो फिर साथ वाले लोगों को या जो उनके अनुयायी हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं, उनमें एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि अब हमने भी कुछ कहना है और इससे भी बढ़ के कहना है कुछ। उन्होंने ये महसूस कर लिया कि प्रधानमंत्री बहुत ही नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं और अपनी प्रशंसा सुनने के आदी हैं। जैसे वो महापात्रा, क्या नाम है उसका, संबित पात्रा, उसने कहा कि वो देश के बाप हैं। और उन्होंने, ये शुरुआत थी एक्चुअली, हाँ, ये पहला डायलॉग था जो देश ने सुना था कि वो देश के बाप हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही थी कि वो विष्णु है, नरों के देवता हैं, देवताओं के देवता हैं, इस तरीके की बातें। और इनकी नहीं, अब जैसे देवकांत बरुआ थे इंदिरा जी के टाइम में, उन्होंने भी इंदिरा जी इंडिया जी इंदिरा कह दिया था। तो लोग चमचागिरी में, चापलूसी में इस तरह की भाषा बोल लेते हैं और वो अपने आप को, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति की चमचागिरी की जाती है, चापलूसी की जाती है, तो असल में उसका अपमान हो रहा होता है।
अब ये पता नहीं प्रधानमंत्री इस अपमान को सम्मान की दृष्टि से ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, या जितनी बातें उन्होंने भी विदेश यात्राओं के दौरान अमुक प्रधानमंत्री से मेरी दोस्ती है, बराक ओबामा से मैं तू तड़ाक करता हूँ, और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, मतलब इस तरह की बातें हमने तो अपने जीवन में कभी सुनी नहीं थी। वही जो दोस्त ट्रम्प था, देख लो क्या दिन दिखा दिए। हाँ, नए नए वो एयरपोर्ट पे स्नान कर लेते हैं, पत्रकार उनके साथ नहीं जाते। पत्रकार क्या करेंगे जाके, पत्रकार सवाल पूछेगा, सवाल की जवाब है नहीं, लेके ही नहीं जी 11 साल। एयरपोर्ट पे स्नान कर लेते हैं, बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं। ठीक है, मान लिया, ये भी देश ने मान लिया कि महामानव हैं, और मानव ही नहीं है, महामानव कह तो आप मानव तो मान ही रहे हो ना कम से कम, लेकिन मानव तो है नहीं वो तो एक अजीब किस्म का ऊर्जा पुंज है जिसे परमेश्वर ने भेजा है ना। और वो खुद इन बातों से बहुत प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं कि माँ गंगा ने, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है ना। और इस जब तक माँ थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं बायोलॉजिकल हूँ। अजय राय जी मिले थे कल, अच्छा, जिन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था मोदी जी के खिलाफ, तो बता रहे थे 7वें राउंड तक मैं आगे था, और मुझे चुनाव से हटाने के लिए बीजेपी ने पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे, क्या क्या प्रलोभन मुझे दिए, लेकिन मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, हारूं जीतूं अलग बात है। जो पहला 2014 वाला चुनाव था उसमें उनके बहुत थोड़े वोट आए थे, 19 में फिर डबल हो गए, और इस बार तो आप देखो 7वें राउंड तक वो आगे थे। तो वो कह रहे थे कि बोले मैं तो मतलब बहुत बार आमना सामना भी हुआ चुनाव, और इसमें तो ये जब चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, तो मेरे घर पे आईबी के 200 अधिकारी आसपास रहते थे कि देखते हैं कैसे बाहर चुनाव लड़े। बोला मैं किसी एक आदमी के घर पहुंच जाता था जलपान के लिए, तो सेम डे कोई केंद्रीय नेता या उसी के घर पे उसको मनाने के पहुंचे। ऐसा चुनाव ये मतलब महामानव के एरिया में ये हाल करते हैं ये वाराणसी में। तो आपने बताया कि ना इलेक्शन विनिंग मशीन तो ईवीएम ही हो गया इसका ब्रीफ। लेकिन मोदी जी के इलाके में इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब मोदी जी बनारस से 5.5 लाख वोटों से जीतते थे, तब ये प्रचार हुआ था कि वो देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है। अब मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जैसे भी। और 7वें राउंड के बाद बोले कोई अपडेट नहीं आया, मैं उनको बुलाएंगे हम सार्वजनिक रूप से अजय राय कह चुके हैं कई बार इन बातों को। और 7वें राउंड के बाद पता ही नहीं चला, उसके बाद तो यही पता चला मैं हार गया। अब जब मार्जिन ऑफ डिफीट 4 लाख कम हो गया, मतलब 1.5 लाख से अब जीते हैं, तो उस पर भी उनकी लोकप्रियता वैसी की वैसी है। तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अयोध्या हार गए थे जी, तो हारने को तो ये तो वो मानेंगे नहीं। ये तो इस पूरे संघ परिवार का ये है कि वो मानते किसी की नहीं, उनके लिए जो वो सोच रहे हैं वही अंतिम सत्य है, उसके आगे सत्य खत्म हो जाता है। और ऐसे लोगों के साथ आप ना बहस कर सकते हो, ना कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। इसलिए सारा देश भी ना वो बैठ गया चुप होकर शांत कि ठीक है। आप पिटने के बाद भी ये कहते हो कि मैंने पीटा है, और उसकी फ़ोटो आ रहे हैं सब जगह, सारे प्रमाण हो रहे हैं कि आप पिटे, और आप ना मानो कि मैं पिटा हूँ, मैंने पीटा है। अब इसका क्या निकालोगे आप, है ना। अब अमित शाह क्या, मतलब ऐसे लोकतांत्रिक, अगर कोई प्रधानमंत्री फ्रेश होने चला भी जाएगा तो इससे कौन सी, मतलब उसके कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे। देखो उनको ये तो पता है अमित शाह जी को कि वॉशरूम करने नहीं जाते ये, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता ही सोनम वांगचुक इतने साल से है ना पाकिस्तान एजेंटों के संपर्क में था, अब पता चला है जी गिरफ्तार होने के बाद देश को। बल्कि अच्छा ही होता है। अमित शाह इस समय कहते हैं कि देखिए, हालांकि मेरी उम्र कम है मोदी जी से, और मैं मीटिंग के दौरान कई बार जाता हूँ और भी हमारे कई नेता हैं, नड्डा जी भी जाते हैं, है ना। नड्डा जी तो मेरे से ज़्यादा जाते हैं। इंटरव्यू ज़्यादा लंबे समय का हो जाता है। तो पहले राजनाथ सिंह के 2-4 किस्से बनाने ही है ना, बना तो किस तरीके के। हमारी अपनी पार्टी के अंदर अटल जी भी कभी कभी चले जाते थे, अडवाणी जी तो अक्सर चले जाते थे, भागवत जी भी चले जाते। लेकिन 80 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद क्यों लगाना है, पक्का कहो कौन आ रहा है इसको, आपको कंटेस्ट करने थोड़ी आ रहा है। ना तो नेहरू जी आएंगे, ना शास्त्री जी आएंगे, ना मोरारजी जी आएंगे। और ये देखिए, एक मोरारजी थे, पेशाब की बात पे ध्यान है कि वो अपना मूत्र पीते थे। वो तो जी बस उनकी ऑटो यूरिन थेरेपी उन्होंने कर ली थी, स्वयं मूत्र। बताओ, तो उस समय तक देश 77 की बात है, और 47 के उस 30 साल के इतिहास में भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। और आज मोरारजी के वंशज या उनके चाहने वाले कह सकते हैं भैया ये तो बहुत छोटी बात है पेशाब नहीं जाना, है ना। पूरे विश्व के इतिहास के लोकतंत्र के इतिहास में मोरारजी जैसा कोई नहीं हुआ, है ना। ये भी उपलब्धि है।
उपलब्धि है जी। और एक बात ना, मोरारजी के कई लोग ऐसे थे जो उनको बताते थे जाके कि साहब आपकी ये थेरेपी बड़ी कामयाब है, मैंने शुरू कर दी है और मेरी स्किन डिजीज ठीक होगी, मेरी फलानी बीमारी ठीक होगी। तो राजनीति में चापलूसी किस स्तर तक हो जाए, उस पर आप हंसो, केवल ये एंटरटेनमेंट की चीज़ है। राजनेता के खराब चुटकुले पे भी लोग हंस लेते हैं। हाँ, आप वो देखा नहीं, जब नेता अपनी बाइट दे रहा होता है तो तीन चार लोग इधर उधर हाँ भरने के लिए होते हैं, है ना। हाँ, और वो जैसे बात केवल उन्हीं की समझ में आ रही है। हाँ है? हाँ, ऐसे ही खड़े खड़े हाँ भरते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे वो हंसेंगे तो वो, कुछ का तो आतंक होता है नेताओं का, वो हंसेंगे तो उनको इतनी छूट नहीं कि वो हंसें साथ में, वो केवल मुस्कुराएंगे। अच्छा, उनको हंसने की कुछ एक नेताओं को ऐसा लगता है कि उनके साथ हंसा जाए खूब, हाँ, है ना। उनकी मूर्खतापूर्ण बातों का अनुमोदन करने का ये एक तरीका है। पता उनको भी होता है, वो एक दूसरे से बोले तेरी गर्दन बहुत ज्यादा हिल रही थी, बोले यार क्या करें और अब तो ऐसी आदत होगी, कोई बात हो या ना हो गर्दन हिलती रहती तो 80 साल के डेमोक्रेटिक इतिहास में बोले। हाँ, बल्कि इस पे तो एक शोध भी होना चाहिए कि और जहाँ जहाँ लोकतंत्र है विश्व में, हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ उनको जिम्मेवारी दी जाए कि वो थोड़ा अध्ययन करें कि कौन कौन ऐसे हैं जिनकी जो है अपने वेग को, अधारणीय वेग को धारण करने की क्षमता वो 4 घंटे 6 घंटे या 10 घंटे भी है। और ये जो व्यक्ति केंद्रित राजनीति है ये सारी दुनिया में आ रही है। वो ट्रम्प भी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। अब वो जा रहा था एलिवेटर पे, एलिवेटर रुक गया तो बोला इसकी जांच करें, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी जांच करे। तो अब क्या जांच है उसमें, बल्कि उसमें ये बताया गया कि वो जो फ़ोटो खींच रहा था, फ़ोटो के बहुत शौकीन है वो, तो जो फोटोग्राफर था वो उल्टा चलने लगा, तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, उनको पता चला कुछ गड़बड़ है तो इसलिए रोकना पड़ा। वो कह रहा नहीं इसकी FBI जांच होनी चाहिए, सैबोटाज है। तो अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी चल पड़ी है ना। अच्छा चलो एक काम की बात कर लेते हैं। मोदी जी ये सारी बेकार की बात थी, इतनी बड़ी बात होगी यार, मतलब इस विषय पे कोई कार्यक्रम करेगा। अच्छा चल जी। लेकिन हाँ, काम की बात, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, हाँ, ये मतलब आमतौर पे जो बुजुर्ग होते हैं 70 से पार होने के बाद उनको मतलब दिक्कतें आती हैं, तो इसका कैसे देखभाल की जा सकती है? इसकी देखभाल ये है कि गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स और गुरुकुल ऑफ हेल्थ को आपने मिला दिया आपस में। मैंने खैर गुरुकुल ऑफ हेल्थ में इसकी हमने वीडियो बनाई थी, है ना। और चूंकि मैं पढ़ के बनाता हूँ इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे ध्यान नहीं रहती, लेकिन मोटा मोटा ये है कि अगर आपकी जीवन शैली नियमित है, ठीक ठाक है, और आप ये अधारणीय वेग वाली बात भी नहीं करते, तो ये उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि व्यक्ति रात में ज़्यादा उठता है, बार बार उठने के, दिन में तो शायद ध्यान, नींद भी खराब होती है। तो उसमें सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है कि वो 5-6 बजे के आसपास ना अपना जो लिक्विड का इंटेक है, पानी चाय कॉफ़ी जो आप ले रहे हैं उसको बहुत मिनिमाइज कर दें या ख़त्म कर दें, और 6 बजे से पहले जितना पीना है पानी पी लें, नहीं तो ये इस तरह का प्रेशर बना रहेगा। एक साइकोलॉजिकल है कि लगा है कि मैं अब रात हो रही है और मैं पिछली रात ही मेरे साथ हुई है तो अभी भी ये होना ही होना है, और ये सारा दिमागी खेल है। दिमाग में इस तरह की चीज़ आएगी तो वो शुरू हो जाएगा। तो और एक वेग को ना रोकें, हाँ, है ना। बाकी आयुर्वेद में इसके वैसे तो लेज़र से सर्जरी करा लो तो बहुत आसान काम है, बड़ा इजी भी है और वो ज़्यादा बेहतर भी है। और अगर ऐसे किसी लोगों को जैसे 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम लगने लगी है तो उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो उससे वो जो ना स्थिति बिगड़ेगी नहीं। और अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई तमाम रात आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है तो आप उसकी सर्जरी करा सकते हैं, लेजर से, बड़ी आसान है। और इस भ्रम में न रहें कि मोदी जी को नहीं आता तो मुझे भी नहीं होता होगा, इससे स्थिति और थोड़ी खराब हो जाएगी, खराब हो सकती है। रोक के मतलब जो वेग बताए आपने, हाँ, वो रोकने नहीं चाहिए, रोकने नहीं चाहिए। और जब रोकते हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम, हाँ, वही ऐसा ना हो कि भविष्य में चल के मोदी जी को गदूद हो जाए। जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो आप मतलब कोई ऐसा रोल मॉडल अपने सामने मत रखिएगा, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि भाई मेरे दादा भी नहीं जाते थे, मैं नहीं जाऊंगा, इसका कोई लेना देना नहीं। हर शरीर की अपनी एक फितरत होती है, तो जब भी आए इसको निपटा लो, चाहे कार्यकारिणी की बैठक चल रही हो या अधिवेशन चल रहा हो, इससे जरूरी कोई चीज नहीं है। महर्षि चरक और सुश्रुत भाई उस समय ये राजनीति तो थी नहीं और ना लोकतंत्र था, और वो उस समय बताएंगे कि भैया आ रहा हो ना उनको ये पता था कि इतने साल भारत गुलाम रह के 47 में आज़ाद होगा और फिर एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा होगा जो 80 साल का ही रिकॉर्ड तोड़ देगा, हाँ, है ना। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता,
लोग आजकल पूछ लेते हैं वैसे वॉशरूम कहाँ है, हाँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों ये देश है ना 11 साल से ऐसे ही लगा पड़ा है जैसे हम लगे पड़े हैं। एक लड़की है सर कोई फेसबुक पे रूबा अंसारी करके, मैं मतलब देश की वो बताता हूँ कि हालत क्या है। वो कहती कि मैं ओखला में रहती हूँ, मैंने घर पे भी ये पोस्ट पढ़ के सुनाई, और ओखला की पोस्ट कॉलोनी में रहती हूँ, और जो हमारा वाला ओखला है वो इतना कंजस्टेड है कि कहीं भी जाएं तो 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके मुझे जाना पड़ता है। टूटी से जो पानी आता है वो पीले रंग का आता है और उसमें आप नहा नहीं सकते, ये तय है। इसलिए नहाने का पानी और पीने का पानी खरीदने पड़ते हैं। और अंदर अगर गलियों में चले जाओ तो ना सांस ले सकता आदमी, ना वहाँ पे ढंग से जी सकता, शिविर खुले पड़े हैं, और ये हालत वर्षों से है। बोले मुझे समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पे किस आधार पे वोट करते हैं, किस आधार पे सरकार को चुनते हैं, और वो चुनने के बाद उनके हालात क्यों नहीं सुधरते। और लोग इस बारे में बोलना भी बंद कर चुके हैं कि हमें ये सुविधाएं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं। तो उस पोस्ट है उसके माध्यम से ये ऐसा लग रहा है सर कि लोगों ने अब बोलना भी छोड़ दिया है। मतलब जो अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, अच्छे स्कूल, 80,000 स्कूल बंद हुए हैं सर पिछले 10 सालों में। 80,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं जी देश में। टोल टैक्स हम 20 गुना ज़्यादा देते हैं सर, हर 20 किलोमीटर पे एक टोल टैक्स आ गया है। लोग पैसा दे रहे हैं जेब से, लेकिन बदले में उनको ना सड़कें मिल पा रही, ना अच्छे अस्पताल मिल पा रहे, ना अच्छी सीवरेज मिल पा रहे, ना अच्छी एजुकेशन मिल पा रही, और फिर भी लोग चुनते जा रहे हैं सर, चुनते ही जा रहे हैं। उसकी एक बहुत मौलिक समस्या है ये। एक तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने ये मान लिया है, आप किसी भी नेता से बात कीजिए वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये बताएगा कि भैया डेवलपमेंट से काम करने से वोट नहीं मिलते। तो ऐसे काम करो जैसे वोट मिले। वोट किससे मिलेंगे? वोट मिलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। हमारी जात का आदमी, हमारा आदमी, ये जो कंसेप्ट अंदर डाली गई है, इससे जो ताकत मिलती ना वो एक अजीब किस्म की है। मैंने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनके समाज का कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन उनके शपथ लेते ही पूरे समाज के लोगों के में मतलब वो छाती तान के चलते हैं, चाल बदल जाती है। नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनते ही, हालांकि सैनियों के वोट बहुत कम है हरियाणा में, लेकिन हर एक वोटर मतलब नायब जी के साथ जुड़ गया है। अब उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास हो ना हो। ये विकास पे ये जो है ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मिता की राजनीति भारी पड़ती है, और इसे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने समझ लिया बड़ी गहराई से। अब अखिलेश यादव ने बनवाया 300-350 किलोमीटर का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया, लैपटॉप बांटे, दुनिया भर की चीज़ें, चुनाव हार गया। हर एक ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। तो विकास जो है वो कहीं बहुत छूट गया पीछे। और जो पढ़ा लिखा तबका है, जैसे ये जिन्होंने पोस्ट लिखी है, ये बहुत छोटा सा है और मौन है, ये बोलता नहीं। ये इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कुछ नहीं होगा। तो लोगों की अपनी ज़िंदगी में अब ये देखें ना कितना मिलावट का कितना पता चलता, पनीर नकली, घी नकली। आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो भी सत्ताधारी दल है उसके पास एक बड़ा पुख्ता वो है कि पहले नहीं होता था क्या। अब हर सरकार में ये चीज़ें होती रही हैं तो वो उन्हें दोष देते रहेंगे, वो उन्हें दोष देते रहेंगे, मैं ऐसे ही चलता रहेगा। या किसी को इस बात की चिंता ही नहीं, चिंता नहीं, देश को डेवलपमेंट नहीं हो रहा जी ना। और फिर जो होता है कि जो लोग हैं सक्षम हैं वो जहाँ हैं उससे बेहतर जगह पे वो विस्थापन कर लेते हैं, चाहे वो विदेश में जाना हो या कहीं और जाना हो। अब मुझे ऐसे लोग अभी से मिलते हैं कि इस बार ठंड बहुत पड़ेगी और पोल्यूशन बहुत होगा, और हम तो जो है पहाड़ में जाने की सोच रहे हैं। उनके घर हैं 3-3, 4-4, तो वो इतने सक्षम लोग हैं कि वो वहाँ चले जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जब माल कमाना हो, लूट खसोट करनी हो, तो अपने धरातल पे आ जाओ। जय बोलने के लिए लोग हैं। हाँ, तो पूरा एक दुष्चक्र है, विशेष सर्कल है ये। इससे मुक्ति कब होगी कोई नहीं जानता। बदलाव नहीं आता जी, पता नहीं लोग डिमांड ही नहीं करते जी। डिमांड तो करो, उन्हें कोई फर्क नहीं। अब आप देखिए ना कि 7,500 करोड़ रुपया बिहार में अभी देना वो महिलाओं को। 75 लाख महिलाएं हैं जिनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये जाएगा, और उनको कहा है कि आप इंश्योर करो कि जेडीयू की सरकार ना बने। हाँ, मोदी जी ने कहा है। और ये जो है ना चीज़ें आपको उन्होंने कहा 2 लाख रुपए हम बाद में भी देंगे कि नहीं देंगे वो अलग बात है। ये सारी चीज़ अब क्यों ध्यान आई?
चुनाव है ना जी। जब 2 महीने बाद चुनाव है तब आप इसको बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बता के इसको लागू कर रहे हैं। क्या ये बजट का हिस्सा था? नहीं था जी। लेकिन आपने देना ऊपर से आप कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी खा बांट के जो देश ने कतनी करनी में अंतर है जी। कर दिया। आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, प्रैक्टिकल। अब देखें जब ये मतलब एक रिश्वत ही तो है जी वोट। अभी बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कहा था ये 50,000 करोड़ दे दूं, 100 करोड़, इतने बता 12 कहाँ से दोगे आप? ये जो आप बता रहे हो 50 दे दूं, 70 दे दूं, 75, ये कोई तरीका है? कितना जलील करने वाला तरीका है ये। तो आप लोक को, जनता को अपमानित करने की बात है। दे दूं आप, क्या हो महाराजे दे रहा जो आप, हमारे पास है ना, हम ही लौटा रहे हो आपको। और ये आप यू आर बाउंड टू डू दैट। एक वेलफेयर स्टेट है भारत, आपको लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू ही करनी होंगी। मुफ्त रेवड़ी का क्या मतलब है? वो आपका फर्ज है देना। बट कोई लेना देना नहीं किसी बात का। कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। इस देश में तो मुझे लग रहा है जी 2 ही तरह के लोग रह जाएंगे या रह रहे हैं। एक तो जिनके पास यहाँ बहुत सारी जगह है, संसाधन है उनके पास, या वो लोग बेचारे जिनको कहीं जगह नहीं है। आप ये देखिए कि कितना भारी मात्रा में पलायन यहाँ से हो रहा है। मतलब आप ये हरियाणा की देखोगे, जीटी रोड बेल्ट पे कई गांव तो ऐसे हैं जी आपको युवा नहीं मिलेगा उस गाँव में, चले गए जी सारे। आप विडम्बना देखिए कि अब पश्चिम के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और अमेरिका में खासतौर से जो भारतीय मूल के लोग हैं, अवैध प्रवासी के नाम पर उनको निकाला जा रहा है। ये तो आपके देश के विभिन्न प्रदेशों में चीज़ें हो रही हैं। पंजाब में अभी देखा नहीं आपने क्या हो रहा है, वहाँ पूर्वांचल के लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये खतरनाक प्रवृत्तियाँ हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि आप किसी से बात कीजिए तो लोग आपको डरे हुए, सहमे हुए नज़र आते हैं। उनको ये लग रहा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देना तो चाहते हैं, लेकिन ना तो उतने साधन है, ना उतनी उस तरह से वो सक्षम है। देंगे कैसे? और सरकारों के पास कोई विजन नहीं है। दुर्भाग्यजनक स्थिति है। चाहे किसी भी पार्टी की उस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कितनी बार तुम कह चुके हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो कांग्रेस ने किया नहीं हो और भाजपा ना कर रही हो। हालत नहीं सुधरते जी लोगों के, पता नहीं। और लोग भी नहीं सुधरते जी। लोग भी मांग करना भूल चुके हैं। वोट दे देते हैं, गाड़ी वाले को देख के दे देंगे, सबसे अच्छे आदमी को सबसे कम वोट देंगे। लोग भी दोषी हैं। लोग अगर मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, एक ही तरीका उन पे कि अहिंसक आंदोलन करे तो उनको आंदोलन जीवी करार दोगे। आंदोलन तो किसी भी तरीके से कोई हल नज़र नहीं आता। खैर दोस्तों, पता नहीं देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। कहने को डेमोक्रेसी है, पर जैसी डेमोक्रेसी आप सबके सामने है, आंदोलन आप कर नहीं सकते, डिमांड आप करते नहीं, कोई मांग आप पूरी आपकी करता नहीं, इलेक्शन आप चुनाव जात पात देख के देते हो, आदमी के पैसा देख के देते हो। तो ऐसा ही देश सबको मुबारक हो, चलता रहेगा ऐसे ही। प्रोस्टेट ग्लैंड पे चर्चाएं होती रहेंगी इस देश में, और कुछ नहीं होना। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय।